गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग बेटा। जो लास्ट क्लास मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की लिया था उसमें मैंने एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ बेंजोइक एसिड एंड डेरिवेटिव, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एनिलीन एंड देयर डेरिवेटिव एंड एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल एंड देयर डेरिवेटिव, ये डिस्कशन मैंने लास्ट क्लास में कंप्लीट किया था। अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं रिएक्शन इंटरमीडिएट का डिस्कशन। रिएक्शन इंटरमीडिएट, रिएक्शन इंटरमीडिएट, इसका डिटेल लिखो। लिखो इंटरमीडिएट स्पीसीज, इंटरमीडिएट स्पीसीज, इंटरमीडिएट स्पीसीज, intermediate species which are produced, intermediate species which are produced by the cleavage of bond, intermediate species which are produced by the cleavage of bond, by the cleavage of bond inside the substrate molecule, inside the substrate molecule, inside the substrate molecule is termed as reaction intermediate, is termed as reaction intermediate, is termed as reaction intermediate। एक बार मैं फिर से स्टेटमेंट को रिपीट कर रहा हूं। Intermediate species which are produced by the cleavage of bond inside the substrate molecule is termed as reaction intermediate। आगे लिखो, in organic reactions, in organic reactions, in organic reactions, following 6 type of reaction intermediates are observed। In organic reactions, following 6 type of reaction intermediates are observed। अब देखो कौन कौन से इंटरमीडिएट ऑब्जर्व होते हैं। नंबर 1 कार्बोकैटायन और कार्बोनियम आयन भी बोलते हैं इनको। नंबर 2 कार्बन आयन। नंबर 3 फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल। नंबर 4 कार्बीन। नंबर 5 नाइट्रीन एंड नंबर 6 बेंजाइन। तो ये 6 टाइप के रिएक्शन इंटरमीडिएट है जो ऑर्गेनिक रिएक्शन में ऑब्जर्व होते हैं। कार्बोकैटायन, कार्बन आयन, फ्री रेडिकल, कार्बीन, नाइट्रीन एंड बेंजाइन। तो अब एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। मैं सबसे पहले डिस्कस कर रहा हूं यहाँ पे फ्री रेडिकल को, तो आप नोट करो फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल,
फ्री रेडिकल। लिखो जनरल कैरेक्टरिस्टिक, जनरल कैरेक्टरिस्टिक, जनरल कैरेक्टरिस्टिक। अब जनरल कैरेक्टरिस्टिक में पॉइंट वाइज आप लिखते जाओ। फर्स्ट पॉइंट लिखो, लिखो ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक ट्राइवैलेंट, ऑर्गेनिक ट्राइवैलेंट, ऑर्गेनिक ट्राइवैलेंट न्यूट्रल स्पीसीज, ऑर्गेनिक ट्राइवैलेंट न्यूट्रल स्पीसीज, ऑर्गेनिक ट्राइवैलेंट न्यूट्रल स्पीसीज having organic trivalent neutral species having at least having one unpaired electron, having one unpaired electron on carbon atom. Organic trivalent neutral species having one unpaired electron on carbon atom, having one unpaired electron on carbon atom is called free radical, is called free radical, is called free radical. तो ये देखो, ये फ्री रेडिकल का रिप्रेजेंटेशन है। कार्बन यहाँ पे 3 बॉन्ड बना रहा है, मतलब कार्बन ट्राइवैलेंट है यहाँ पे, और कार्बन के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और अगर देखा जाए इस स्पीसीज को, तो ओवरऑल इस पे कोई चार्ज नहीं है, अनचार्ज स्पीसीज है, इसीलिए न्यूट्रल स्पीसीज यहाँ पे दिख रहा है। Organic trivalent neutral species having at least one unpaired electron, having one unpaired electron on carbon atom is called free radical. ठीक है, सेकंड पॉइंट लिखो, सेकंड पॉइंट लिखो कैरेक्टरिस्टिक में, लिखो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, due to presence of unpaired electron, they are always paramagnetic. Due to presence of unpaired electron, they are always paramagnetic. तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से जो फ्री रेडिकल होते हैं वो हमेशा पैरामैग्नेटिक होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, जनरल कैरेक्टरिस्टिक में थर्ड पॉइंट लिखो, लिखो दे आर formed by the homolysis, they are formed by the homolysis, they are formed by the homolysis of covalent bond, they are formed by the homolysis of covalent bond present in substrate molecule. They are formed by the homolysis of covalent bond present in substrate molecule. They are formed by the homolysis of covalent bond present in substrate molecule. तो फ्री रेडिकल जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड है उसकी होमोलिसिस से हमेशा प्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, they acts as neutral electrophile, they acts as neutral electrophile, they acts as neutral electrophile as well as oxidizing agent. They acts as neutral electrophile as well as oxidizing agent. तो जो फ्री रेडिकल होते हैं ये न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करते हैं बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है,
और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं। हर इलेक्ट्रोफाइल हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, तो फ्री रेडिकल भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। नेक्स्ट पॉइंट नोट करो। ड्यूरिंग द रिएक्शन, ड्यूरिंग द रिएक्शन, during the reaction they always reacts, during the reaction they always reacts, during the reaction they always reacts with another odd electron free radical, during the reaction they always reacts with another odd electron free radical, during the reaction they always reacts with another odd electron free radical। तो केमिकल रिएक्शन में जो फ्री रेडिकल है वो हमेशा फ्री रेडिकल से ही रिएक्ट करेगा, ठीक है। अगला पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। इन जनरल, इन जनरल they are sp2 hybridized, in general they are sp2 hybridized, in general they are sp2 hybridized and possess geometry, and possess geometry, in general they are sp2 hybridized and possess geometry close to trigonal planar, and possess geometry close to trigonal planar, and possess geometry close to trigonal planar if plus I effect group, if plus I effect group is attached with carbon atom, if plus I effect group is attached with carbon atom, if plus I effect group is attached with carbon atom। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, जरा देखना। जैसे अगर हम कार्बन जो यहाँ पे फ्री रेडिकल के अंदर प्रेजेंट है, अगर इस कार्बन को कंसीडर करें और हम भी बोल रहे हैं कि इस कार्बन से एल्काइल ग्रुप अटैच है, इस कार्बन से एल्काइल ग्रुप अटैच है, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में इसकी ज्योमेट्री जो है वो ट्रायगोनल प्लेनर होगी अगर ये ग्रुप जो है प्लस आई इफेक्ट दिखा रहा है। ये आपको तो पता ही है कि एल्काइल ग्रुप जो है वो प्लस आई इफेक्ट दिखाता है। तो अगर ये तीनों ग्रुप जो है वो प्लस आई इफेक्ट दिखा रहा है, या अगर ये ग्रुप प्लस आई इफेक्ट दिखा रहे हैं, तो उस सिचुएशन में ये जो कार्बन के अबाउट ज्योमेट्री होगी वो ट्रायगोनल प्लेनर होगी, ठीक है। यहाँ पे ज्योमेट्री जो है वो ट्रायगोनल प्लेनर होगी। और हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या होगा? अगर इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन देखें तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। अगर कार्बन से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच है, प्लस आई इफेक्ट ग्रुप अटैच है, तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा और जो ज्योमेट्री होगी वो क्लोज टू ट्रायगोनल प्लेनर होगी। मैं क्लोज टू ट्रायगोनल प्लेनर बोल रहा हूं बिकॉज यहाँ पे देखो ये कार्बन के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का जो रिपल्सन होगा और ज्योमेट्री को स्लाइटली डिस्टॉर्ट करेगा। स्लाइट डिस्टॉर्शन इन ज्योमेट्री यहाँ पे ऑब्जर्व होती है। अब यहाँ पे एक बात इंपॉर्टेंट है कि अगर इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप अटैच है, अगर यहाँ पे कार्बन से कोई माइनस आई इफेक्ट ग्रुप अटैच है, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप अटैच है, तो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप की प्रेजेंस में इसकी ज्योमेट्री पिरामिडल हो जाएगी और हाइब्रिडाइजेशन तब चेंज होकर के sp3 हो जाएगा। इस बात को नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखो। However, if electron withdrawing group
However, if electron withdrawing group, is attached with carbon atom, however, if electron withdrawing group is attached with carbon atom, then its hybridization is sp3. Then its hybridization is sp3, and shape is pyramidal. And shape is pyramidal. अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप अटैच है, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो यहाँ पे फ्लोरीन अटैच है, अगर फ्लोरीन अटैच है तो फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन विड्राइंग है, -I इफेक्ट दिखाएगा। तो अब इस सिचुएशन में इसकी ज्योमेट्री जो है वो डिस्टॉर्ट होकर के उसकी इस ज्योमेट्री क्या, इसका शेप जो है वो पिरामिडल हो जाएगा, पिरामिडल शेप होगा यहाँ। और यहाँ पे इसका हाइब्रिडाइजेशन अगर कंसीडर करें तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। ये पॉइंट क्लियर हो गया बेटा? तो अगर हम टर्सरी ब्यूटाइल फ्री रेडिकल को कंसीडर करें तो टर्सरी ब्यूटाइल फ्री रेडिकल की ज्योमेट्री ट्रायगोनल प्लेनर और हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। ठीक है, टर्सरी ब्यूटाइल फ्री रेडिकल की ज्योमेट्री ट्रायगोनल प्लेनर और हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। लेकिन अगर CF3 फ्री रेडिकल, CCl3 फ्री रेडिकल या कार्बन से मान लो 3 NO2 ग्रुप या 3 CN ग्रुप अगर अटैच है, तो ऐसे ग्रुप को कंसिडर करें तो ज्योमेट्री जो शेप होगा वो पिरामिडल होगा और हाइब्रिडाइजेशन उस कंडीशन में sp3 होगा। करने का मतलब यह है कि कार्बन से अगर इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप अटैच होगा तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, और अगर कार्बन से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच होगा तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। ये चेंज हमेशा देखने को मिलेगा। अब आप लिखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। फैक्टर्स अफेक्टिंग stability of free radical। Factors affecting stability of free radical। तो अब आप यहां पे नोट करो, लिखो स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल डिपेंड्स अपॉन stability of free radical depends upon following factors in their given order of priority। Stability of free radical depends upon following factors stability of free radical depends upon following factors in their given order of priority। Number 1, resonance। ठीक है,
रेजोनेंस अगर डिसाइडिंग नहीं है तो फिर हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं हाइपर कंजुगेशन को। और अगर ये भी डिसाइडिंग नहीं है तो फिर कंसिडर करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट को। और जब इसके बेसिस पे भी डिसाइड नहीं हो पाता है तो फिर हम कंसिडर करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर को। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम at which unpaired electron is present. Unpaired electron is present. और अगर ये भी डिसाइड नहीं कर पाता है तो फिर हम कंसिडर करते हैं एंगुलर स्ट्रेन को। तो कुल मिलाकर के 5 फैक्टर्स हैं जिनको फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी के लिए कंसीडर करते हैं, इसी प्रायोरिटी ऑर्डर में जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है। सबसे पहले रेजोनेंस, फेल करेगा तो हाइपर कंजुगेशन, वो भी फेल करेगा तो इंडक्टिव इफेक्ट, वो भी फेल करेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम को कंसीडर करेंगे, और अगर इसके बेसिस पे भी नहीं डिसाइड कर पा रहे तो फिर एंगुलर स्ट्रेन को कंसीडर करते हैं। अब मैं एक एक करके इनको डिस्कस कर रहा हूं। इसमें से कुछ बातें तो आपको ऑलरेडी पता है। तो अगर हम स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल को कंसीडर करें स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल is directly proportional to number of resonating structure. Number of resonating structure. Stability of free radical is directly proportional to number of resonating structure. और अगर ये डिसाइड नहीं कर पा रहा तो फिर हाइपर कंजुगेशन को देखेंगे, तो वहां पे भी क्या बोलते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर। नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखो फ्री रेडिकल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है तो कोई भी ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसके सराउंडिंग में बढ़ाता है वो उसको स्टेबलाइज करता है, और अगर कोई ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहां पे कम कर रहा है तो वो उसको डीस्टेबलाइज करता है। तो स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट ऑफ ग्रुप। Plus I effect of group, and it is inversely proportional to minus I effect of group. Inversely proportional to minus I effect of group. बाकी अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर को कंसीडर करें तो अभी जैसे मैंने बताया कि फ्री रेडिकल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ऑब्वियस ही बात है कि अगर किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी आती है तो ये कुछ वैसी सिचुएशन है जैसे बोले कि कंगाली में आटा गीला। ठीक है, कि एक तो वैसे ही कंगाल थे और ऊपर से जो है और मुसीबत आ गई फर्दर। तो यहाँ पे आप ये समझ सकते हो कि अगर कोई एटम ऑलरेडी इलेक्ट्रोनेगेटिव है
और उसको आप फर्दर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना रहे हो, इसका मतलब है कि आप उसकी मुसीबत जो पहले ही से ही थी उसके पास, उसको और बढ़ा रहे हो। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अपने ऊपर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी का बर्डन लेकर के नहीं रहना चाहता। तो हम ये बोल सकते हैं कि फ्री रेडिकल जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, अगर वो फ्री रेडिकल जिस एटम पे प्रेजेंट है, वो एटम की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो उससे फ्री रेडिकल और अनस्टेबल बनेगा। तो इसका मतलब आप ये बोल सकते हो कि स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल is inversely proportional to electronegativity of atom at which unpaired electron is present. ये वाला पॉइंट सबको समझ में आया? अब देखो, जो एंगुलर स्ट्रेन वाला फैक्टर है उसको भी आप यहां पे देख सकते हो कि अगर जिस एटम पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की प्रेजेंस में उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होना चाहिए, ज्योमेट्री ट्रायगोनल प्लेनर होनी चाहिए, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, अब मान लो कि बॉन्ड एंगल जो है 120 डिग्री से अगर कम हो रहा है, मान लो बॉन्ड एंगल वहां पे 90 डिग्री ऑब्जर्व हो रहा है, या बॉन्ड एंगल 104 डिग्री ऑब्जर्व हो रहा है, या बॉन्ड एंगल 107 डिग्री ऑब्जर्व हो रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में वहां पे एंगुलर स्ट्रेन होगा, और वो एंगुलर स्ट्रेन फ्री रेडिकल को फर्दर डिस्टेबलाइज करता है। इनफैक्ट इससे स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा अफेक्टेड होती है। तो आप यहां पे लिख सकते हो, लास्ट फैक्टर के बारे में लिख लो, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू stability of free radical is inversely proportional to angular strain. Stability of free radical is inversely proportional to angular strain. जितना ज्यादा एंगुलर स्ट्रेन होगा, फ्री रेडिकल उतना ज्यादा अनस्टेबल होगा। ठीक है, जितना ज्यादा एंगुलर स्ट्रेन होगा, फ्री रेडिकल उतना ज्यादा अनस्टेबल होगा। अब मैं इन सारे फैक्टर्स को कंसीडर कर रहा हूं, कुछ फ्री रेडिकल्स के स्ट्रक्चर में यहां पे बना रहा हूं, और फिर इनका जो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी है उसको यहां पे लिखेंगे।
स्टेबिलिटी ऑर्डर यहाँ पे बताना है। सबसे पहले तो आप ये देखो, इसमें रेजोनेंस ऑब्जर्व होगा। कहाँ कहाँ पे रेजोनेंस ऑब्जर्व होगा? बोलो भाई। रेजोनेंस, ये जो 10 स्ट्रक्चर्स मैंने 10 फ्री रेडिकल बनाए हुए, उनमें रेजोनेंस कहाँ कहाँ पे होगा? सेकंड में रेजोनेंस होगा, थर्ड में नहीं होगा, फोर्थ में होगा, एट्थ में होगा, और 10th में होगा। ठीक है, इनमें रेजोनेंस ऑब्जर्व होगा। अब अगर आप देखो तो इसमें जो सेवेंथ है, सेवेंथ के टोटल 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे। हाँ, 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे। 3 इस फिनाइल की वजह से, 3 इस फिनाइल की वजह से, और एक ही है बाहर वाला जो कंजुगेट पोजीशन है। तो इसके 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे, 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अगर आप 10th को देखोगे तो 10th के 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे। अगर आप फोर्थ को देखोगे तो इसके 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे। 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और अगर यहाँ पे सेकंड को कंसीडर किया जाए तो इसके 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे। तो इस हिसाब से अगर आप देखो तो इसमें सेवेंथ जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। अभी हम सिर्फ इन 4 को कंपेयर कर रहे हैं, तो सेवेंथ सबसे ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, उसके बाद फिर फोर्थ होना चाहिए। फिर वो एट्थ है। क्या बोल रहे हैं? अच्छा हाँ, ठीक बोल रहे हैं, ये एट्थ है, सेवेंथ नहीं, एट्थ। तो एट्थ, एट्थ के बाद फिर फोर्थ, फोर्थ के बाद अब आप अगर 10th को देखो तो 10th में 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है और 3 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर है इसके अंदर। इसके अंदर 3 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर भी है, और इसमें कोई हाइपर कंजुगेशन नहीं है, तो ऑब्वियसली 10th इज मोर स्टेबल देन दैट ऑफ सेकंड। तो इसके बाद फिर आ जाएगा 10th, 10th के बाद फिर सेकंड।
ये स्टेबिलिटी ऑर्डर होना चाहिए। अब देखो एक बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जैसे अगर हम फोर्थ को देखें, इसका एक स्ट्रक्चर ये हमने बनाया, यहाँ पे जब रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस के बाद इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये मिलेगा, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा। अब ध्यान देना कि इसमें क्या है, इसमें ये वाली रिंग एरोमेटिक, ये रिंग जो है एरोमेटिक है, लेकिन जैसे ही ऑड इलेक्ट्रॉन इस रिंग के अंदर गया, इसकी एरोमेटिसिटी खत्म हो गई। ये बात समझ में आ रही है? पहले वाले स्ट्रक्चर में ये वाली रिंग क्या है, एरोमेटिक है, लेकिन ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होकर के अगर अंदर जाएगा तो ये वाली रिंग अब एरोमेटिक नहीं रहेगी, यानी कि इसकी एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब हो गई। एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब होने का मतलब है कि यहाँ पे रेजोनेंस सिस्टम को वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड नहीं कर पाएगा जो नॉर्मली कंजुगेशन के थ्रू मिलना चाहिए, इसलिए इसमें रेजोनेंस उतना इफेक्टिव नहीं होगा। तो ये बात समझ लेना बेटा कि जो फिनाइल ग्रुप है, फिनाइल ग्रुप नो डाउट फ्री रेडिकल को रेजोनेंस स्टेबलाइज करता है, लेकिन उतनी स्टेबिलिटी प्रोवाइड नहीं कर पाता है, बिकॉज इस प्रोसेस में, जो डीलोकलाइजेशन प्रोसेस में जो रिंग की एरोमेटिसिटी है, वो एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब हो रही है। ये पॉइंट समझ में आ रहा है सबको? अब जरा देखो इसका रिजल्ट क्या होता है। जैसे अगर हम ये सिक्स्थ को देखें, ये सिक्स्थ, इसके हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो इसके 9 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर है, 9 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। और अगर हम कंसिडर करें सेवेंथ को, ये एट्थ को, तो 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, फोर्थ के 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ये जो टर्सरी ब्यूटाइल फ्री रेडिकल होता है, स्टेबिलिटी के हिसाब से ये जो बेंजाइल फ्री रेडिकल यानी कि फोर्थ है, इससे स्टेबिलिटी ऑर्डर में ये ऊपर लाई करता है। जो टर्सरी ब्यूटाइल फ्री रेडिकल है, ये इन टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी बेंजाइल फ्री रेडिकल से ज्यादा स्टेबल होता है। ये एक एक्सेप्शनल ट्रेंड है और इस बात को आपको समझना है। और इसके पीछे वजह यह है कि बेंजाइल फ्री रेडिकल में रेजोनेंस उतना इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि रिंग की एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब हो रही है। तो इस वजह से सिक्स्थ की स्टेबिलिटी यहां पे 4 से ज्यादा होती है, बट सिक्स्थ की स्टेबिलिटी अगर हम इसके कंपेयर में देखें, ये जो एट्थ है डाइफिनाइल मिथाइल फ्री रेडिकल, इससे कम होती है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे अब स्टेबिलिटी ऑर्डर को देखें तो ये जो फ्री रेडिकल्स यहाँ पे गिवन है, उनमें सबसे ज्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल ये हो जाएगा एट्थ, सबसे स्टेबल फ्री रेडिकल एट्थ होगा। उसके बाद फिर आप देखोगे सिक्स्थ होगा, सिक्स्थ, सिक्स्थ के बाद फिर कंसिडर करें फोर्थ, फोर्थ के बाद फिर ये टेंथ, ठीक है, टेंथ, टेंथ के बाद फिर सेकेंड। तो अब जो बचे हुए केसेस हैं उनको देखो। बचे हुए केसेस में एक तो फर्स्ट हो गया, एक थर्ड हो गया, एक फिफ्थ हो गया, एक ये सेवेंथ हो गया, और ये नाइन्थ। अब इसमें अगर आप देखो फर्स्ट में कोई हाइपर कंजुगेशन नहीं है, फर्स्ट में कोई हाइपर कंजुगेशन नहीं है, थर्ड में कोई रेजोनेंस नहीं है बेटा। यहाँ पे अब एक चीज बता दूं आपको कि अगर यहाँ रेजोनेंस ऑब्जर्व होता है ना तो ये अनस्टेबल हो जाएगा। देखो क्यों अनस्टेबल हो जाएगा,
ये रेजोनेंस कुछ इस तरीके से दिखाएगा, होमोलिसिस होगी इस बॉन्ड की, यहाँ पे फ्री रेडिकल इस कार्बन पे डेवलप होगा और फिर ये वाला फ्री रेडिकल और ये वाला फ्री रेडिकल की कपलिंग हो जाएगी। तो फ्री रेडिकल की कपलिंग से यहाँ पे पाई बॉन्ड इधर बन जाएगा और एक पाई बॉन्ड ऑलरेडी इस साइड में बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आ गया फ्री रेडिकल और इधर डबल बॉन्ड। अब आप देखो ये वाला जो कार्बन है, इस कार्बन को देखो, इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया बेटा sp, इसका हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे क्या हो गया इस कार्बन का, sp हाइब्रिडाइजेशन। बहुत ज्यादा स्ट्रेन होगा तो इस स्ट्रेन की वजह से ये बहुत अनस्टेबल हो जाता है, तो इसमें रेजोनेंस इसी वजह से ऑब्जर्व भी नहीं होता। थर्ड में रेजोनेंस ऑब्जर्व नहीं होगा। तो अब जो केसेस बचे हुए हैं देखो, इसमें कोई हाइपर कंजुगेशन नहीं है फर्स्ट में, थर्ड में कोई रेजोनेंस नहीं है, फिफ्थ में कोई रेजोनेंस नहीं है। अगर आप सेवेंथ को देखोगे तो इसके 6 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर होंगे। सिक्स्थ ये सेवेंथ के 6 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर होंगे और 10th में आप देखो कोई रेजोनेंस नहीं है। तब जो बचे हुए केसेस हैं उनमें फिर सेवेंथ जो है स्टेबिलिटी ऑर्डर में सबसे ऊपर होगा। तो इसके बाद फिर यहाँ पे आप कंसिडर करोगे सेवेंथ को, ठीक है, सेवेंथ स्टेबिलिटी ऑर्डर में कंसिडर किया जाएगा। अब आप देखो, अब फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ और ये नाइन्थ, अब ये 4 केसेस हैं। फर्स्ट में अगर आप इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन देखो बेटा, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। फर्स्ट में इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2, यहां पे देखो कार्बन से कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच नहीं है या इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप अटैच नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 ही लेते हैं, क्योंकि ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, ये एज्यूम करके चलते हैं। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया इसका। अच्छा, अगर आप इसका हाइब्रिडाइजेशन को देखो, ये जो फिनाइल फ्री रेडिकल है इसमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन देखो, तो कार्बन जो है 2 सिग्मा बॉन्ड से अटैच है, 2 सिग्मा बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड। आपको पता है पाई बॉन्ड तो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करता नहीं, पाई बॉन्ड यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा नहीं, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड पार्टिसिपेट करेगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन करेगा नहीं। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन बेटा sp होता है, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp है। उसी तरीके से यहां पे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp है, ठीक है। और यहां भी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन देखो, यहां पे तो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन पहले से ही sp था, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आने से अब sp के बाद फिर फर्दर कोई और हाइब्रिडाइजेशन तो हम कंसीडर करते नहीं, इसलिए इसको अप्रोक्सीमेटली sp ही बोल लेकर के चल रहे हैं। तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन जो है sp लेकर के चल रहे हैं। तो अब आप देख सकते हो इसका sp2, यहाँ पे sp, यहाँ पे sp, यहाँ पे sp, इसमें इन तीनों में परसेंटेज एस कैरेक्टर हो गया 50%। इनफैक्ट इसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर 50% से भी ज्यादा होगा, क्योंकि पहले ही ये sp हाइब्रिडाइज था और ऊपर से आपने एक बॉन्ड को होमोलिटिकली ब्रेक कर दिया, ये और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। यहाँ पे परसेंटेज एस कैरेक्टर और ज्यादा होगा, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और ज्यादा होगी। तो अगर आप इन चारों में देखोगे सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसमें होगी, फर्स्ट में। ये समझ में आ रहा है? फर्स्ट में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होगी, है जो 4 केसेस बचे हुए हैं उनमें। फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ और नाइन्थ में सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है वो फर्स्ट वाला कार्बन होगा। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो स्टेबिलिटी ज्यादा है, इसका मतलब इसके बाद फिर स्टेबिलिटी ऑर्डर में आ जाएगा फर्स्ट। फर्स्ट। अब देखो बाकी जो केसेस बचे हुए हैं थर्ड, फिफ्थ एंड नाइन्थ, इनमें आप देखो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ये कार्बन है। ये समझ में आ रहा है? नाइन्थ वाला कार्बन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इन तीनों में।
नाइन्थ वाला कार्बन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन थर्ड में देखना बेटा, थर्ड में एंगुलर स्ट्रेन भी है ना। नाइन्थ वाला जो है वो सबसे ज्यादा कार्बन, नाइन्थ वाला सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन थर्ड में अगर आप देखो तो एंगुलर स्ट्रेन भी है, और वो एंगुलर स्ट्रेन थर्ड को सबसे ज्यादा अनस्टेबल फ्री रेडिकल बनाता है। तो इसलिए बाकी जो केसेस बचे हुए हैं उनमें अगर आप देखोगे तो थर्ड जो है वो लीस्ट स्टेबल होगा, थर्ड लीस्ट स्टेबल होगा। अब जरा फिफ्थ और नाइन्थ को आप कंपेयर करो तो क्लियर हो गया कि फिफ्थ इज मोर स्टेबल देन नाइन्थ, बिकॉज ये वाला कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये वाला कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो फिर स्टेबिलिटी ऑर्डर में अगर आप देखोगे तो फिफ्थ आएगा, फिफ्थ और फिर आएगा नाइन्थ। ये क्लियर हुआ बेटा। इसमें आपको ध्यान देना है, एक तो ये वाला जो एक्सेप्शन आप देख रहे हो, ये इन दोनों के बीच में, ये आपको ध्यान रखना है। वैसे तो इसमें हाइपर कंजुगेशन ऑब्जर्व हो रहा है, इसमें रेजोनेंस ऑब्जर्व हो रहा है, बट यहाँ पे रेजोनेंस जो है वो लेस इफेक्टिव है, यहाँ पे हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर मैक्सिमम है। इस वजह से इसकी स्टेबिलिटी जो है वो बेंजाइल फ्री रेडिकल से ज्यादा होती है। तो ये इस फैक्ट को याद रखना। और दूसरी बात जो है कि ये वाला जो फ्री रेडिकल, इसको एसिटिलिनिक फ्री रेडिकल बोलते हैं और इसको फिनाइल फ्री रेडिकल बोलते हैं। तो फिनाइल फ्री रेडिकल में जो एक्स्ट्रा एंगुलर स्ट्रेन है वो इसको मोस्ट अनस्टेबल फ्री रेडिकल बनाता है। तो फिनाइल फ्री रेडिकल मोस्ट अनस्टेबल फ्री रेडिकल होता है। तो ये इस तरीके से इनकी ओवरऑल ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी डिसाइड की जाएगी, जो मैंने फैक्टर्स बताए हुए हैं उनको कंसीडर करते हुए। इन तीनों की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होना चाहिए बोलो? सही है, सबसे ज्यादा स्टेबल पी, उसके बाद आर, और सबसे कम स्टेबल क्यू होगा। पी इज ग्रेटर देन आर इज ग्रेटर देन क्यू। तो ये इनकी ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी होनी चाहिए। तो ये तो हो गया फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल का डिस्कशन। अब आप लिखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल। फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल, फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल। अब देखो, फ्री रेडिकल का अगर हम फॉर्मेशन कर रहे हैं तो फ्री रेडिकल के फॉर्मेशन के लिए कई सारे मेथड्स यूज होते हैं। फर्स्ट मेथड लिखो, बाय
attack of free radical on alkene or alkyne. By attack of free radical on alkene or alkyne. एल्कीन या एल्काइन के ऊपर अगर हम फ्री रेडिकल का अटैक करा रहे हैं तो फ्री रेडिकल के अटैक के थ्रू फर्दर फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। जैसे देखो हमारे पास ये एल्कीन है, अब इस एल्कीन के ऊपर अगर मान लो क्लोरीन फ्री रेडिकल अटैक कर रहा है, क्लोरीन फ्री रेडिकल अटैक कर रहा है, तो इस फ्री रेडिकल की प्रेजेंस में यहां पे बॉन्ड की होमोलिसिस हो जाती है। ये जो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड की होमोलिसिस हो जाती है। अब होमोलिसिस से देखो क्या होगा, इस कार्बन पे भी फ्री रेडिकल जनरेट होगा और इस कार्बन पे भी फ्री रेडिकल जनरेट होगा। अल्टीमेटली फ्री रेडिकल वहां पे स्टेबलाइज होगा जहां पे वो ज्यादा स्टेबल है। तो देखो इस कार्बन पे अगर फ्री रेडिकल बनता है तो सेकेंडरी फ्री रेडिकल होगा, और अगर इस पे बनता है तो वो प्राइमरी फ्री रेडिकल होगा। नेचुरल सी बात है, सेकेंडरी फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होना चाहिए क्योंकि उसके हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा होंगे, वहां पे प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा। तो इस वजह से यहां पे फाइनली ये फ्री रेडिकल प्रोड्यूस हो जाए, ये फ्री रेडिकल प्रोड्यूस हो जाए। इसी तरीके से अगर मान लो एक एल्काइन है, ठीक है, हमने एक एल्काइन को कंसीडर किया और इस एल्काइन के ऊपर अगर क्लोरीन फ्री रेडिकल का अटैक होता है तो यहां भी उसी पैटर्न पे बॉन्ड की होमोलिसिस के थ्रू फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होगा। इस तरीके से फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। तो ये समझ में आ रहा है? अब आप सेकंड मेथड लिखो। लिखो बाय abstraction of hydrogen, from substrate molecule to a free radical, अब जैसे देखो अगर हमारे पास एक एल्केन है और क्लोरीन फ्री रेडिकल यहां पे अटैक करता है, इस क्लोरीन फ्री रेडिकल की प्रेजेंस में इधर बॉन्ड की होमोलिसिस हो जाएगी, जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है उसकी होमोलिसिस हो जाएगी। और फ्री रेडिकल के बारे में एक बात बोली जाती है कि जो फ्री रेडिकल साइज में जितना बड़ा होता है वो फ्री रेडिकल उतना ज्यादा स्टेबल होता है। बड़े साइज का जो फ्री रेडिकल है वो ज्यादा स्टेबल है इन कंपेयर टू छोटे साइज का फ्री रेडिकल। लार्ज फ्री रेडिकल आर मोर स्टेबल देन दैट ऑफ स्मॉल फ्री रेडिकल। तो अब यहां पे आप देखो
इसका मतलब जो हाइड्रोजन फ्री रेडिकल है वो लेस स्टेबल है, आर फ्री रेडिकल मोर स्टेबल है। तो जो लेस स्टेबल है यानी कि वो मोर रिएक्टिव है, वो पहले इससे रिएक्ट कर जाए। अब इस तरीके से यहाँ पे देखो तो अल्टीमेटली आर फ्री रेडिकल और HCl बन जाएगा, आर फ्री रेडिकल एंड HCl। तो इस तरीके से आप देख रहे हो फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो रहा है। ये समझ में आ रहा है? ठीक है, याद रखना, लार्ज फ्री रेडिकल आर मोर स्टेबल देन दैट ऑफ स्मॉल फ्री रेडिकल। लार्ज फ्री रेडिकल आर मोर स्टेबल देन दैट ऑफ स्मॉल फ्री रेडिकल। थर्ड पॉइंट लिखो, थर्ड पॉइंट, थर्ड मेथड, बाय फोटोलिसिस और थर्मोलिसिस। बाय फोटोलिसिस और थर्मोलिसिस ऑफ इनिशिएटर मॉलिक्यूल by photolysis or thermolysis of initiator molecule। तो अब जैसे देखो, अगर हमारे पास ये फ्री रेडिकल, ये इनिशिएटर है ऑर्गेनिक पेरोक्साइड, अब अगर हम इसको यूवी लाइट के साथ ट्रीट कर रहे हैं, अल्ट्रावायलेट लाइट के साथ ट्रीट कर रहे हैं और हीट कर रहे हैं, तो क्या होता है इसमें, ये जो वीकेस्ट बॉन्ड है यहाँ पे वो ये पेरोक्साइड लिंकेज है, ये सबसे वीक बॉन्ड होता है। ये जो वीकेस्ट बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाता है और इसकी ब्रेकिंग से फ्री रेडिकल बन जाता है। इस तरीके से फ्री रेडिकल फॉर्म होता है। ये समझ में आया? इसी तरीके से एक और एग्जांपल बता रहा हूं। जैसे अगर हमारे पास ये कंपाउंड है, एसो कंपाउंड, RN डबल बॉन्ड NR, ये भी एक इनिशिएटर मॉलिक्यूल है। अगर हम इसको यूवी लाइट के साथ ट्रीट कर रहे हैं और हीट कर रहे हैं, इधर जो बॉन्ड है इस बॉन्ड की होमोलिसिस हो जाएगी। जरूरी नहीं है कि दोनों बॉन्ड एक साथ ब्रेक हो, एक बॉन्ड भी ब्रेक हो सकता है। तो अगर दोनों ब्रेक हो जाते हैं तो यहाँ पे बन जाएगा बेटा आर फ्री रेडिकल, 2R फ्री रेडिकल, इधर से भी आर फ्री रेडिकल और इधर से भी आर फ्री रेडिकल, और ये जो बीच वाला पार्ट है ये नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, नाइट्रोजन गैस प्रोड्यूस हो जाएगी। ऑलरेडी इन नाइट्रोजन्स के पास लोन पेयर पहले से प्रेजेंट है। बाकी इधर इस नाइट्रोजन पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आया, इस पे भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आया, फिर कपलिंग से यहाँ पे एक और पाई बॉन्ड बन जाएगा। तो देखो ये भी एक फ्री रेडिकल के फॉर्मेशन का मेथड है। ऐसे ही अगर हम इसको कंसिडर कर रहे हैं टेट्रा एल्काइल लेड, टेट्रा एल्काइल लेड, इसको भी अगर हम यूवी लाइट के साथ ट्रीट कर रहे हैं या हीट कर रहे हैं
तो ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है यहाँ पे, इसकी होमोलिसिस हो जाती है। और इसकी होमोलिसिस से यहाँ पे आर फ्री रेडिकल बन जाता है और लेड फॉर्म हो, आर फ्री रेडिकल और लेड का फॉर्मेशन। ये सब फ्री रेडिकल फॉर्मेशन मेथड्स हैं। ये क्लियर हो गया? इनिशिएटर की होमोलिसिस से जो फ्री रेडिकल बन रहा है। इसी तरीके से अगला मेथड देखो, आई थिंक फोर्थ मेथड है, ये फोर्थ है। लेड के पास 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पे कार्बन ग्रुप में लाई कर रहा है, तो वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ पे देखो, बाय होमोलिसिस ऑफ लार्ज फ्री रेडिकल, अगर लार्ज फ्री रेडिकल है तो उसकी फर्दर होमोलिसिस से फ्री रेडिकल फॉर्मेशन हो सकता है बाय होमोलिसिस ऑफ लार्ज फ्री रेडिकल। जैसे देखो, हमारे पास अगर ये फ्री रेडिकल है, कार्बोक्सिलिक फ्री रेडिकल, कार्बोक्सिलिक फ्री रेडिकल। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अगर हम इसको फर्दर हीट कर रहे हैं या यूवी लाइट के साथ ट्रीट कर रहे हैं, ये वाला जो बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाता है। बॉन्ड ब्रेकिंग से यहाँ पे आर फ्री रेडिकल बन जाएगा, और इधर आप देखो, इधर से CO2 गैस बन जाती है। आर फ्री रेडिकल प्लस CO2 गैस। इसी तरीके से अगर मान लो हमारे पास ये है RN डबल बॉन्ड N फ्री रेडिकल, इसको भी हमने वैसे ही हीट किया या यूवी लाइट के साथ ट्रीट किया, तो ये बॉन्ड होमोलिटिकली ब्रेक हो गया, और इसकी ब्रेकिंग से R फ्री रेडिकल और N2 गैस बन जाए। तो ये फ्री रेडिकल के फॉर्मेशन का चौथा मेथड हो गया। आगे बढ़े। फिफ्थ मेथड लिखो, बाय रिडॉक्स रिएक्शन, बाय रिडॉक्स रिएक्शन, फ्री रेडिकल का प्रिपरेशन रिडॉक्स रिएक्शन के थ्रू। अब देखो, इसमें मैं अलग अलग एग्जाम्पल आपको बता रहा हूं, 3 एग्जाम्पल मैं डिस्कस करूंगा। एक तो हम एक रिएजेंट को कंसिडर करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जिसको बोलते हैं फेंटॉन्स रिएजेंट। फेंटॉन्स रिएजेंट, फेंटॉन्स रिएजेंट बेसिकली फेरस सॉल्ट, फेरस सॉल्ट और हाइड्रोजन परऑक्साइड मिक्सचर को बोलते हैं। अब ये फेरस सॉल्ट कुछ भी हो सकता है, उसके अंदर Fe2 पॉजिटिव होना चाहिए सॉल्ट में। तो फेरस सॉल्ट और हाइड्रोजन परऑक्साइड मिक्सचर को फेंटॉन्स रिएजेंट बोलते हैं। अगर आप यहाँ पे फेंटॉन्स रिएजेंट को देखो, अब देखो यहाँ पे क्या होता है। सबसे पहले हाइड्रोजन परऑक्साइड अगर आप देखो तो ये एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये फेरस आयन को ऑक्सीडाइज कर देता है।
तो यहाँ पे जो फेरस आयन है ये ऑक्सीडाइज होकर के फेरिक आयन और इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होता है, फेरिक आयन प्लस इलेक्ट्रॉन। और इधर आप देखो हमारे पास है हाइड्रोजन परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड प्लस इलेक्ट्रॉन। आप देखो होता क्या है, ये परऑक्साइड लिंकेज ये वीक लिंकेज होती है, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है, इससे दो OH फ्री रेडिकल बन जाएंगे, उनमें से एक OH फ्री रेडिकल इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है, तो वो OH नेगेटिव बन जाता है। तो अब इस प्रोसेस में अगर आप देखो तो एक तो HO फ्री रेडिकल बनता है प्लस OH नेगेटिव, HO फ्री रेडिकल प्लस OH नेगेटिव। अब आप देख रहे हो यहाँ पे फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो रहा है। इसी OH फ्री रेडिकल की वजह से फेंटॉन्स रिएजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है। ये समझ में आया बेटा? फेंटॉन्स रिएजेंट में फेंटॉन्स रिएजेंट का जो ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर है वो किस वजह से ऑब्जर्व होता है? तो आप बोलोगे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ OH फ्री रेडिकल। इसी तरीके से रिडॉक्स रिएक्शन का दूसरा एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं। एक फेमस रिएक्शन है जो एल्केन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में डिस्कस होती है। रिएक्शन को हम बोलते हैं कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। अब देखो कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड में क्या होता है। कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड में हम सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को कंसिडर करते हैं। मैंने इसको इस तरीके से लिखा हुआ है, मेटल कार्बोक्सिलेट है हमारे पास, एक्वस सॉल्यूशन इसका कंसिडर करते हैं और उसकी इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं। इस मेटल कार्बोक्सिलेट का जो एक्वस सॉल्यूशन है उसकी इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं। तो इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू यहाँ पे जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है उसमें एक तो एल्केन बनता है और इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है और इसके साथ बनता है मेटल हाइड्रोक्साइड और प्रोड्यूस होती है हाइड्रोजन गैस। एल्केन फॉर्म होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। अब यहां पे अगर आप देखो तो एल्केन और CO2, एल्केन और CO2 ये हमें मिलते हैं एनोड पे, एट एनोड। इनका फॉर्मेशन एनोड पे होता है। हाइड्रोजन गैस मिलती है कैथोड पे, एट कैथोड। कैथोड पे हाइड्रोजन गैस मिलती है और ये जो मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म हुआ है ये हमें मिलता है एज रेजिड्यू। जो सॉल्यूशन में बच गया वो है ये, तो मेटल हाइड्रोक्साइड रेजिड्यू के फॉर्म में मिलता है। ठीक है, अब जरा देखो इसकी मैकेनिज्म क्या है। सबसे पहले एनोड पे
ये मेटल कार्बोक्सिलेट को वाटर में डालोगे तो ये आयनाइज हो जाएगा, तो कार्बोक्सिलेट आयन अलग हो जाएगा, मेटल आयन अलग हो जाएगा। तो जो कार्बोक्सिलेट आयन है वो कार्बोक्सिलेट आयन का इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन होता है। कार्बोक्सिलेट आयन का इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन होता है, और इसके इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन के थ्रू यहां पे फॉर्म होता है कार्बोक्सिलिक फ्री रेडिकल प्लस इलेक्ट्रॉन्स। अगर हमने दो कार्बोक्सिलेट आयन को कंसीडर किया तो दो कार्बोक्सिलिक फ्री रेडिकल और दो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होंगे। अब आगे देखो, ये जो कार्बोक्सिलिक फ्री रेडिकल बना है, अभी जैसे मैंने बताया कि लार्ज फ्री रेडिकल स्मॉल फ्री रेडिकल में कन्वर्ट होता है, उसी पैटर्न पे ये कार्बोक्सिलिक फ्री रेडिकल डिसोसिएट करता है। अब इसके डिसोसिएशन से आर फ्री रेडिकल बन जाता है, आर फ्री रेडिकल, और साथ में CO2 गैस प्रोड्यूस होती है। आर फ्री रेडिकल और CO2 गैस प्रोड्यूस होती है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, ये जो आर फ्री रेडिकल फॉर्म हुआ, ये दूसरे आर फ्री रेडिकल के साथ कपलिंग करता है, फ्री रेडिकल कपलिंग होगी। तो फ्री रेडिकल कपलिंग के थ्रू आर आर बन जाता है, एल्केन बन जाता है। फ्री रेडिकल कपलिंग के थ्रू यहाँ पे एल्केन का फॉर्मेशन होगा। अब ये अगर आप इस रिएक्शन को देखो, यहाँ पे फ्री रेडिकल कपलिंग हो रही है तो इसकी एक्टिवेशन एनर्जी 0 होनी चाहिए, मैंने केमिकल काइनेटिक्स में बताया था। अगर कहीं पे फ्री रेडिकल की कपलिंग हो रही है तो एक्टिवेशन एनर्जी उस रिएक्शन की 0 होगी। ये तीनों स्टेप क्लियर हो गए बेटा? अब देखो, कैथोड की रिएक्शन क्या होगी। कैथोड पे बोलते हैं कि कैथोड पे क्या होगा, जो वाटर है, कैथोड पे वाटर, ठीक है, वाटर का इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन होता है। कैथोड पे वाटर का इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन होगा। अब वाटर का जब इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन होगा तो इससे बनता है हाइड्रोजन गैस और हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस होता है। कैथोड पे वाटर का इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन होगा, उससे हाइड्रोजन गैस और हाइड्रोक्सिल आयन बनेगा। तो हाइड्रोजन गैस कैथोड पे प्रोड्यूस हुई, और ये हाइड्रोक्सिल आयन जो मेटल आयन यहाँ पे था कार्बोक्सिलेट सॉल्ट के अंदर, ये मेटल आयन के साथ ये हाइड्रोक्सिल आयन कंबाइन करके मेटल हाइड्रोक्साइड बना लेता है। तो ये है पूरी मैकेनिज्म कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड की। इसमें आप देख रहे हो कि फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो रहा है बाय इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन, इसीलिए हम इसको रिडॉक्स मेथड बोल रहे हैं। रिडॉक्स मेथड के थ्रू यहाँ फ्री रेडिकल बन रहा है। क्लियर है बेटा? अब मैं रिडॉक्स मेथड का एक तीसरा एग्जांपल आपको बता रहा हूं। ये भी एक इंपॉर्टेंट नेम है, बर्च रिडक्शन बोलते हैं, बर्च रिडक्शन। देखो बर्च रिडक्शन में क्या होता है,
अगर हम एल्काइन को कंसिडर करते हैं, एल्काइन को सोडियम और उसके साथ लिक्विड अमोनिया, एल्काइन को सोडियम और लिक्विड अमोनिया के साथ ट्रीट करते हैं, तो यहां पे ट्रांसफॉर्म एल्कीन का प्रोड्यूस होता है। ट्रांसफॉर्म प्रोड्यूस होता है एल्कीन का। ठीक है, तो ये रिएक्शन अगर आप देखो तो ये रिएक्शन एंटी एडिशन का एग्जांपल है। दोनों हाइड्रोजन आप देख रहे हो अपोजिट साइड से अटैच हो। एंटी एडिशन का एग्जांपल होती है रिएक्शन। प्रोडक्ट जो बन रहा है वो ट्रांसफॉर्म है। एक बात याद रखना, ये जो बर्च रिडक्शन है बेटा, ये हमेशा पार्शियल रिडक्शन के लिए यूज होता है। बर्च रिडक्शन मेथड जो है ये पार्शियल रिडक्शन मेथड है। अगर आप एल्काइन का कंप्लीट रिडक्शन कराओ तो ये एल्केन बनेगा, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो एल्काइन से एल्कीन बन रहा है। तो अगर कहीं भी हमें पार्शियल रिडक्शन कराना है तो पार्शियल रिडक्शन के लिए बर्च रिडक्शन मेथड को हम यूज कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, रिएक्शन कैसे प्रोसीड करती है स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले एल्काइन को हम कंसीडर कर रहे हैं और उसके साथ हमने एक सोडियम को कंसीडर किया। अगर आप देखो सोडियम के वैलेंस शेल में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यानी कि सोडियम एक नेचुरल फ्री रेडिकल है। ये बात समझ में आ रही है? सोडियम बाय नेचर एक फ्री रेडिकल है क्योंकि उसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये एक नेचुरल फ्री रेडिकल है। तो क्या होगा यहाँ पे, इस फ्री रेडिकल की प्रेजेंस में यहां पे जो कोवेलेंट बॉन्ड है, इस कोवेलेंट बॉन्ड की होमोलिसिस हो जाती है। इस फ्री रेडिकल की प्रेजेंस में यहां पे होमोलिसिस होगी, और होमोलिसिस अगर होगी तो होमोलिसिस के थ्रू यहां पे आप देखो ऐसा इंटरमीडिएट बनना चाहिए। विनाइल बायरेडिकल, विनाइल बायरेडिकल का फॉर्मेशन होगा। लेकिन होता क्या है, जैसे ही यहाँ पे फ्री रेडिकल फॉर्म होता है ना, तो सोडियम उनमें से एक को अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है। जैसे दो फ्री रेडिकल फॉर्म होंगे तो एक को सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा। ठीक है, अब जिसको ये अपना इलेक्ट्रॉन देगा, मान लो इसको इसने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो यहाँ पे कार्बन आयन बन जाता है। इसको हम बोलेंगे विनाइल एनायन फ्री रेडिकल। विनाइल एनायन फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो गया। अब आप बोलोगे कि ये दोनों अपोजिट क्यों लाई कर रहे हैं, तो उसके पीछे वजह ये है कि इनके बीच में रिपल्सन होगा, तो रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए ये अपोजिट साइड में लाई करते हैं। अगर ये सेम साइड में लाई करेंगे तो स्ट्रॉन्ग रिपल्सन होगा इनके बीच में, इसलिए ये अपोजिटली ओरिएंटेड होते हैं, जिससे रिपल्सन मिनिमाइज हो जाए। ये बात समझ में आ रही है? और क्योंकि ये अपोजिटली ओरिएंटेड है, इसीलिए यहाँ पे ट्रांस प्रोडक्ट बनता है बेटा। ये जो ट्रांस प्रोडक्ट बनता है ना, उसके पीछे वजह यही है, जिससे कि इनके बीच में रिपल्सन जो है वो मिनिमाइज हो जाए। अब देखो आगे क्या होगा, अमोनिया ये जो विनाइल एनायन फ्री रेडिकल है ना, तो इसका जो एनायनिक पार्ट है, ये एनायनिक पार्ट क्या करेगा, एज अ बेस अमोनिया से हाइड्रोजन ले लेता है। ये एज अ बेस अमोनिया से हाइड्रोजन ले लेगा और इसके थ्रू यहां पे
ये फ्री रेडिकल बन जाएगा बेटा, इसको बोलेंगे विनाइल फ्री रेडिकल, विनाइल फ्री रेडिकल ये बन जाता है। विनाइल फ्री रेडिकल बन जाएगा। अब आगे देखो क्या होगा। आगे हम यहाँ पे फर्दर एक सोडियम को कंसीडर कर रहे हैं। सोडियम के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन अब इस फ्री रेडिकल को ट्रांसफर कर देता है। यहाँ पे Na पॉजिटिव बन जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा विनाइल कार्बन आयन में। ये विनाइल कार्बन आयन बन जाएगा। विनाइल कार्बन आयन। और फिर क्या होगा देखो, ये विनाइल कार्बन आयन अमोनिया से फर्दर अमोनिया को कंसीडर करते हैं, तो ये अमोनिया से हाइड्रोजन ले लेगा, अमाइड आयन यहाँ पे फ्री हो गया और फाइनल प्रोडक्ट बन गया ट्रांस एल्कीन। ये पूरी मैकेनिज्म है बेटा बर्च रिडक्शन की। तो मैकेनिज्म के सारे स्टेप समझ में आ गए। तो आप देख रहे हो इस रिएक्शन में फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो रहा है रिडॉक्स रिएक्शन के थ्रू। सोडियम यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो रहा है और जो एल्काइन हम कंसीडर कर रहे हैं वो रिड्यूस हो रहा है। तो रिडॉक्स रिएक्शन के थ्रू यहाँ पे फ्री रेडिकल फॉर्मेशन हो रहा है। एक और फैक्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, थोड़ा 2-3 मिनट का टाइम है, इसी में मैं इसको फिनिश कर रहा हूं। देखो, रीअरेंजमेंट रेडिकल, रीअरेंजमेंट ऑफ फ्री रेडिकल, रीअरेंजमेंट ऑफ फ्री रेडिकल। रीअरेंजमेंट ऑफ फ्री रेडिकल, तो इसमें लिखो, लिखो फ्री रेडिकल अंडरगो रीअरेंजमेंट रेयरली, free radical undergo rearrangement rarely, free radical undergo rearrangement rarely। आगे लिखो, their rearrangement is possible, their rearrangement is possible only in those cases, their rearrangement is possible only in those cases, their rearrangement is possible only in those cases where a highly unstable free radical, where a highly unstable free radical, where a highly unstable free radical gets converted into a highly stable free radical, gets converted into a highly stable free radical direct, gets converted into a highly unstable, a highly stable free radical directly। तो जहां पे एक हाईली अनस्टेबल फ्री रेडिकल डायरेक्टली एक हाईली स्टेबल फ्री रेडिकल पे कन्वर्ट होता है, वहीं पे फ्री रेडिकल का रीअरेंजमेंट ऑब्जर्व होता है। अब जैसे देखो बेटा,
अब जैसे हमारे पास अगर ये फ्री रेडिकल है, आप देख सकते हो इस फ्री रेडिकल को ना तो इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू कोई स्टेबिलिटी मिल रही है, ना हाइपर कंजुगेशन के थ्रू कोई स्टेबिलिटी मिल रही है, ना रेजोनेंस के थ्रू कोई स्टेबिलिटी मिल रही है। इसको ना तो रेजोनेंस स्टेबलाइज कर रहा है, ना हाइपर कंजुगेशन स्टेबलाइज कर रहा है। अगर हम इंडक्टिव इफेक्ट की बात करें तो इंडक्टिव इफेक्ट भी यहाँ पे सिग्निफिकेंट नहीं है। ये फिनाइल होने की वजह से, फिनाइल जो है वो -I दिखाता है, तो इस वजह से यहाँ पे कोई भी फैक्टर इसको स्टेबलाइज नहीं कर रहा है। तो मतलब ये एक बहुत ही अनस्टेबल फ्री रेडिकल है। अगर यहाँ पे एक रीअरेंजमेंट हो जाए, अब वो रीअरेंजमेंट क्या होता है, यहाँ पे बोलते हैं 1 to फिनाइल शिफ्ट हो जाती है, 1 to फिनाइल शिफ्ट। अब 1 to फिनाइल शिफ्ट कैसे होगी, देखो ये जो कार्बन और फिनाइल के बीच का बॉन्ड है, ये बॉन्ड होमोलिटिकली ब्रेक होता है, ये बॉन्ड होमोलिटिकली ब्रेक होगा, और ये फिनाइल जो है यहां से फ्री होकर के ये इससे अटैच हो जाता है, यानी कि ये इस कार्बन से अटैच होकर के इसके एडजेसेंट वाले कार्बन, यानी कि फर्स्ट कार्बन से सेकंड कार्बन पे चला गया, तो इसके थ्रू ये फ्री रेडिकल फॉर्म होगा। अब अगर आप इस फ्री रेडिकल को देखो, इसको रेजोनेंस भी स्टेबलाइज कर रहा है, इसके 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इसके 2 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर है। तो आप देख रहे हो ये फ्री रेडिकल बहुत स्टेबल है और ये फ्री रेडिकल बहुत अनस्टेबल है। तो एक हाईली अनस्टेबल फ्री रेडिकल यहाँ पे हाईली स्टेबल फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो रहा है, इसलिए यहाँ पे रीअरेंजमेंट हो रहा है। ये फ्री रेडिकल का रीअरेंजमेंट है। क्लियर हुआ? ये समझ में आया बेटा? ठीक है, एक बात मैं आपको और बता देता हूं, एक छोटा सा फैक्ट, बस फटाफट सुन लो। कई बार क्या होता है कि हम कुछ ऐसे सब्सटेंसेस को उन रिएक्शंस में बाहर से ऐड करते हैं जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू प्रोसीड करती है, क्योंकि नॉर्मली जो फ्री रेडिकल रिएक्शन होती है और चेन रिएक्शन का एग्जांपल होती है, बहुत ही वायलेंट रिएक्शन होती है। तो रिएक्शन रेट को कंट्रोल करने के लिए समटाइम्स हम कुछ इंप्योरिटीज को बाहर से ऐड करते हैं। वो इंप्योरिटीज जो हम ऐड करते हैं उनको इनहिबिटर बोला जाता है, और वो इनहिबिटर क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को रिड्यूस करते हैं। वो रेट ऑफ रिएक्शन को रिड्यूस करते हैं, और रेट ऑफ रिएक्शन को रिड्यूस करके वो रिएक्शन को कंट्रोल करते हैं। तो जैसे कुछ इनहिबिटर्स में मैं आपको बता देता हूं, ऑक्सीजन जो है इनहिबिटर की तरह यूज होता है, आप इसको नोट में लिख लो। इन फ्री रेडिकल रिएक्शन inhibitor in free radical reaction, inhibitor like oxygen, iodine, phenone, ये क्विनोन है, etc. is used to control the rate of reaction, अब जैसे मान लो हम ऑक्सीजन ऐड करते हैं तो क्या होगा, फटाक से समझ लो। जैसे R फ्री रेडिकल है रिएक्शन में, ठीक है, अब हमने क्या किया, ऑक्सीजन ऐड कर दिया। ऑक्सीजन ऐड करने पे यहाँ पे क्या होगा, इस फ्री रेडिकल की प्रेजेंस में ऑक्सीजन की होमोलिसिस हो जाएगी। ये जो फ्री रेडिकल हमने ऐड किया है, फ्री रेडिकल की प्रेजेंस में ये O2 की होमोलिसिस हो जाएगी। O2 की होमोलिसिस होगी तो इस ऑक्सीजन पे फ्री रेडिकल और इस पे भी फ्री रेडिकल बनेगा, इनमें से एक ऑक्सीजन इससे अटैच हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा बेटा ROO फ्री रेडिकल, ROO फ्री रेडिकल।
अभी मैंने आपको बताया था कि जो फ्री रेडिकल साइज में जितना बड़ा होता है वो उतना अनस्टेबल होता है, वो उतना स्टेबल होता है। तो इसका मतलब आप देखो, अगर ये फ्री रेडिकल है, ये बड़े साइज का फ्री रेडिकल है, और ये वाला फ्री रेडिकल छोटे साइज का फ्री रेडिकल है, तो ये फ्री रेडिकल मोर स्टेबल फ्री रेडिकल है। मोर स्टेबल फ्री रेडिकल है मतलब लेस रिएक्टिव फ्री रेडिकल। ये मोर स्टेबल फ्री रेडिकल होगा, ये लेस स्टेबल फ्री रेडिकल होगा छोटे साइज का फ्री रेडिकल होने की वजह से। इससे क्या होता है, जब मोर स्टेबल फ्री रेडिकल रिएक्शन में प्रेजेंट होगा तो उससे रिएक्शन का रेट डिक्रीज कर जाता है, तो इस वजह से रिएक्शन रेट डिक्रीज कर जाएगा। ये पॉइंट समझ में आया? इनहिबिटर क्या करता है, कैसे रिएक्शन रेट को डिक्रीज करता है? इनहिबिटर जो पहले से फ्री रेडिकल एग्जिस्ट कर रहा है उससे कंबाइन करके क्या करेगा, लेस स्टेबल फ्री रेडिकल नहीं, मोर स्टेबल फ्री रेडिकल बना देगा, उसकी वजह से रिएक्शन रेट डिक्रीज कर जाता है। ठीक है बेटा, तो ये कंप्लीट एनालिसिस है फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट की। अब नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस करूंगा कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट को। ठीक है, तो कल की क्लास में कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट का डिस्कशन करेंगे। ओके बेटा? एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर कल क्लास है? कल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास है। अब आपके लिए, अगर आप उस क्लास को चाहो तो ऑनलाइन आप अटेंड कर सकते हो कल वाली क्लास को, और नहीं तो जो फिर वही क्लास आपकी वहां जैसे करनाल में होती है तो उसी तरीके से होगी। ओके सर। तो आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है। केमिकल काइनेटिक्स की डाउट क्लास नहीं है? सैटरडे भी तो आपकी क्लास है। सैटरडे तो सर ने टेस्ट बोला सर। सैटरडे आपकी क्लास भी मेंशन्ड है बेटा, देखो जरा उसको, शेड्यूल को। तो अगर अगर आपको लगता है तो कल वाली क्लास को हम डाउट क्लास रख सकते हैं, और सैटरडे वाली क्लास मतलब जो फिर वो ऑफलाइन क्लास हो जाएगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। क्या क्या आप लोग चाहते हो, कल जो है डाउट क्लास रख लें? परसों ही ठीक है फिर। हाँ परसों ही ठीक है सर। चलो फिर ठीक है, परसों सैटरडे को ही ठीक है। परसों वाली जो क्लास होगी वो डाउट क्लास हो जाएगी, और कल वाली क्लास में मैं जीओसी डिस्कस करूंगा। सर कल वाली ऑफलाइन होगी? नहीं, वो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों होगी, जो है वो आपकी सूटेबिलिटी पे डिपेंड करता है।